अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से पास किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ 10th क्लास में उर्दू में बहुत अच्छे नंबर आए होंगे और साथ ही ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने 10th क्लास में हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी वीडियोस थे, पूरी बुक के सारे वीडियोस अपलोड किए गए थे, मॉडल पेपर अपलोड किए गए थे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ आपके लिए मुफीद हो सकती थी, इम्तहान के आखिर तक कोशिश की गई थी कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें, अच्छे नंबर लेकर हासिल हों। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जिससे ये पता लगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो बच्चों, जैसी मेरी कोशिश पहले थी वैसी ही कोशिश आगे भी रहेगी कि जिस तरह आप 10th में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हो, 11th क्लास यानी 11वीं क्लास में भी आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। उर्दू में आप अच्छा नहीं बल्कि शानदार परफॉर्म करोगे। ऐसे में अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ भी करूँगा। बहरहाल, बातों का सिलसिला ख़त्म करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल वीडियो एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेंगे। सारे चैप्टर मिलेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पेपर, मॉडल पेपर, क्यूरीज, सवालात, MCQs, सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और भी जो क्यूरीज़ होती है आपको कमेंट सेक्शन में उनकी क्यूरीज़ के जवाब भी दिए जाते हैं। और जो बच्चे पहले टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं उनको पता है कि टेलीग्राम पर उनके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, उनकी क्यूरीज़ को भी दूर किया जाता है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अपने दोस्तों में पहुंचा दो, दोस्तों तक शेयर कर दो, ग्रुप्स में इसे पहुंचा दो, तो फिर क्या ही कहना। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है दास्तान। क्या है? दास्तान। आपका जो पहला सबक है, सबक नंबर 1 जो है, सबक का नाम है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। ये एक दास्तान का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी दास्तान नहीं है। मीर अमन की दास्तान है बागो बहार, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जाहिर सी बात है, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी टॉपिक को जानने से पहले, समझने से पहले उसके एक आधार को जानना भी ज़रूरी है, उसकी ज़मीन को जानना भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई टॉपिक जानना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, तो जब तक उस चैप्टर की ज़मीन आपके समझ में नहीं आएगी, जब तक आप उस चैप्टर की शैली नहीं समझ पाओगे, उसकी विधा नहीं समझ पाओगे, तब तक आप चैप्टर को बहुत अंदर तक नहीं समझ पाओगे। तो पहला जो आपका चैप्टर है दोस्तों, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, वो एक दास्तान है और दास्तान का ही छोटा सा हिस्सा उसमें से लिया गया है, पूरी दास्तान यहाँ पर नहीं है। तो आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि दास्तान कहते किसे हैं, उसके बाद हम अगला चैप्टर यानी पहला चैप्टर को हम शुरू करेंगे। आइए सुमात फरमाइए। दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। ये दास्तान की तारीफ़ है। दास्तान की क्या है? तारीफ़ है। दास्तान की परिभाषा है, दास्तान आमतौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल, तवील कहते हैं बड़ा, तवील कहते हैं बड़ा यानी बहुत बड़ा, तवील यानी बहुत बड़ा, मुसलसल यानी कहते हैं लगातार, मुसलसल यानी कहते हैं लगातार। मुसलसल लगातार। किस्से को कहते हैं किस्सा यानी कहानी। दास्तान आमतौर पर एक ऐसे तवील यानी बहुत बड़े और लगातार चलने वाले किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में, वाक़यात जमा है वाक़े की, घटनाओं की, घटनाक्रम की, जिसमें एक के बाद एक घटनाक्रम होते जाएं, आगे से आगे वाक़यात पेश आते जाएं, और पुरकशिश अंदाज में, पुरकशिश कहते हैं अट्रैक्टिव, पुरकशिश यानी जिसमें कशिश हो, कशिश के साथ एक अट्रैक्शन हो, एक आकर्षण हो, जिसमें ऐसा अंदाज के साथ पेश किया गया हो, और पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस, दिलचस्पी कहते हैं रुचि को, इंटरेस्ट को, कि पढ़ने वाले के दिल में इंटरेस्ट बना रहे, तजस्सुस बना रहे, तजस्सुस कहते हैं जिज्ञासा को,
क्यूरियोसिटी को, तजस्सुस कहते हैं जिज्ञासा को, कि उसका रुचि, उसकी जिज्ञासा बनी रहे, बरकरार रहे, लगातार रहे, और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा, कि अब क्या होगा। वही क्या कहलाएगी? दास्तान कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? दास्तान कहलाएगी। तो दास्तान किसे कहते हैं? एक ऐसा तवील किस्सा, एक ऐसी तवील बहुत बड़ी कहानी जिसके अंदर किस्से हों और किस्से के अंदर और छोटे छोटे किस्से उसके जेल में आते जाएं, वही बहुत बड़ी कहानी क्या कहलाएगी? दास्तान कहलाएगी। एक छोटी सी कहानी कहानी कहलाती है, अफसाना कहलाती है। दास्तान की खासियत है कि दास्तान की कहानी बहुत बड़ी हुआ करती है और उस कहानी के अंदर भी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सारी होती जाती है। मसलन आपने एक हातिम ताई की कहानी देखी होगी, हातिम ताई की दास्तान देखी, हालांकि वो भी किसी दास्तान का ही हिस्सा है, छोटा, ठीक है, दास्तान का हिस्सा है, वो खुद अपना में दास्तान नहीं है बल्कि दास्तान का ही एक हिस्सा है। उस हिस्से में भी और हिस्से हैं। जब वो हातिम ताई की कहानी जब चलती है तो एक कहानी दरपेश चलती है आपके सामने, हातिम ताई को क्या करना है, एक 7 सवालों के जवाब देने हैं। तो पहली कहानी तो ये है। फिर क्या होता है, वो जब वो कहानियों के उन सवालों के जवाब ढूंढने निकलता है तो हर एक एक सवाल के लिए एक अलग अलग कहानी और क्या होती है, सामने पेश आती जाती है। तो उनसे एक छोटी छोटी कहानी और बन जाती है और किस्से और निकलते जाते हैं। तो यही किस्से दर किस्से, किस्से दर किस्से आगे कंटिन्यू रहते हैं, यही कहलाती है दास्तान। और दास्तान बहुत बड़ी होती है, दास्तान बहुत बड़ी कहानी होती है। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा माफ़ूक़ुल फ़ितरी वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। माफ़ूक़ुल फ़ितरी कहते हैं दोस्तों काल्पनिक को। किसे कहते हैं बच्चों? काल्पनिक। माफ़ूक़ुल फ़ितरी यानी काल्पनिक। अब ये राइटिंग गंदी क्यों है? क्योंकि स्क्रीन है और स्क्रीन पर पेन नहीं चलता है, उंगली से लिखते हैं, तो उंगली से ऐसे ही टेढ़ा बाका लिखना आता है। तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिए, बस सुन के आप काम चला लीजिए, समझ आइए। माफ़ूक़ुल फ़ितरी जो लफ्ज़ है दोस्तों, माफ़ूक़ुल फ़ितरी, इसका मतलब होता है काल्पनिक। तो दास्तान में आम वाक़यात तो होते ही हैं, साधारण सी कहानियाँ तो होती ही है, साथ में माफ़ूक़ुल फ़ितरी वाक़यात भी पेश किए जाते हैं, यानी काल्पनिक घटनाएं भी इसमें क्या कर देते हैं, पेश की जाती है। जिनमें और उसमें जिन, परी और देव वगैरह की हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसात जो इंसानी फितरत से बाईद हों बयान किए जाते हैं। बाईद कहते हैं दूर, इंसानी फितरत यानी इंसान की फितरत से दूर हों, इंसान की सोच से परे हों, ऐसी बातों को दास्तान में पेश किया जाता है। जैसे जिन की बातें, परियों की बातें, देव की बातें, भूतों की बातें, जो कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कालीन उड़ते हुए दिखाते हैं, जिन उड़ते हुए दिखाते हैं, ये सभी बातें किस में होती है? दास्तानों में होती है, जो कि बिल्कुल क्या कहते हैं, बंडल होती है, बिल्कुल काल्पनिक होती है, हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन किस लिए? सिर्फ पढ़ने वाले के टाइम पास के लिए, उसका तजस्सुस बना रहे, उसका एंटरटेनमेंट होता रहे, यही दास्तान का मकसद हुआ करता है। हुस्न इश्क की रंगीन बातें, जानते हैं आप, शहजादों परियों की मुलाकातें, इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझने, हैरत व इस्तिजाब के तवील सिलसिले, ज़बानों बयान के दिलकश और लताफत दास्तान के वो लाजमी अज्जा हैं जो क़ारी के लिए दिलचस्पी और दिलबस्तगी और मुसरत का सामान फराहम करते हैं। लफ्ज़ थोड़े टेढ़े बाके हैं, ढंग से सुने समझें। हुस्न इश्क की रंगीनियाँ यानी रोमांस डाला जाता है, उसकी बातें डाली जाती है। शहजादों यानी राजकुमारों, परियों की मुलाकातें इसमें किस में डाली जाती है? दास्तान में लिखी जाती हैं। इश्क की बातें, छोटी बड़ी वारदातें, छोटे बड़े किस्से इश्क व मोहब्बत के। पेचीदगियाँ और उलझन दोनों अपना में एक ही लफ्ज़ है। पेचीदगियाँ भी उलझन को ही कहते हैं। पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा गहन गूढ़ उलझन वाले। हैरत व इस्तिजाब, हैरत कहते हैं आश्चर्य को, इस्तिजाब बना है ताज्जुब से, इस्तिजाब बना है ताज्जुब, ऐसी बात है जिनमें ताज्जुब है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उनके तवील सिलसिले, तवील बहुत बड़ी बड़ी सिलसिले, कंटिन्यूटी। ज़बान बयान की दिलकशी और लताफत, दिलकशी यानी दिल लुभाने वाली बातें, और लताफत मज़ेदार। दास्तान के वो लाजमी अज्जा हैं, अज्जा बना है दोस्तों जुज़ से, अज्जा बना है बच्चों जुज़ से, जुज़ का मतलब होता है अंग, अज्जा अंगों। ये सभी क्या हैं? ये परियों के किस्से, ये शहजादों की और ये सब कहानी, ये सब क्या है? दास्तान के अज्जा हैं, दास्तान के हिस्से हैं, अंग हैं, जो क़ारी के लिए दिलचस्पी, क़ारी कहते हैं पढ़ने वाले को, क़ारी कहते हैं पढ़ने वाले को, दिलचस्पी यानी उसकी रुचि के लिए, दिलबस्तगी और मसरत, मसरत कहते हैं खुशी को, मसरत कहते हैं खुशी को, सामान फराहम करते हैं। फराहम करना यानी उपलब्ध करना,
मुहैया कराना, अवेलेबल कराना। तो ये सब बातें क्या करती हैं, दास्तान की कहानियाँ, दास्तान में ये सब चीज़ें, दास्तान के ये सारे हिस्से क्या करते हैं, पढ़ने वाले के लिए रुचिकर होते हैं, उसके लिए इंटरेस्टिंग होते हैं, उसका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं और वो सोचता रहता है कि अब क्या आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल हो गए, 5वें सवाल में क्या होगा, किस तरह परी छूटेगी, किस तरह आसमान मोड़ा जाएगा। वो सभी बातें उसके दिमाग में इंटरेस्टिंग के तौर पर चलती रहती है। यही होती है दास्तान। आमतौर से दास्तानों के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक किस्से के अंदर दूसरे नए किस्से बयान किए जाते हैं। एक ही दास्तान में कई कई सारी कहानियाँ होती है, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक कहानी होती है, कहानी के अंदर दूसरी कहानी हो जाती है, कहानी के अंदर दूसरी छोटी छोटी कहानियाँ शुरू हो जाती है। जैसा मैंने आपको हातिम ताई का एक किस्सा बताया, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कहानी तो क्या है कि 7 सवालों का जवाब देने हैं और परी पत्थर से वापस इंसान बन जाएगी, लेकिन उसके ज़िम्मन में छोटी छोटी कहानी होती है कि 7 सवालों को उसको क्या देने होते हैं, जवाब देने होते हैं। ये भी दास्तान का एक तरह का हिस्सा ही समझ लीजिए आप। तारीख़ी एतबार से दास्तानें अहद वस्ता की यादगार हैं। तारीख़ कहते हैं दोस्तों इतिहास को, हिस्ट्री को। इतिहास के एतबार से, इतिहास के ज़िम्मन में अगर देखा जाए तो दास्तान अहद वस्ता की यादगार है, यानी जो उस ज़माने में, जिस ज़माने में दास्तान लिखी गई है। देखिए, अगर दास्तान लिखी गई है, दास्तान में अगर माफ़ूक़ुल फ़ितरी बातें डाली गई है, माफ़ूक़ुल फ़ितरी काल्पनिक चीज़ों को लिखा गया है, तो साथ में ये भी बताया गया होगा कि किसी ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था, बादशाह के इतने बेटे थे, उसका इतना बड़ा महल था, इतने नौकर चाकर थे। तो इससे पता लगता है कि उस ज़माने में असल की ज़िंदगी कैसी थी। बाकी चीज़ें बदल है, लेकिन कुछ बातें तो क्या है, रियलिटी होंगी। तो दास्तानों से पता लगता है उस ज़माने का इतिहास, कि उस ज़माने में सचमुच की, जब 1800 का सन लीजिए, 1700 ईस्वी ले लीजिए, 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी का ज़माना कैसा था। आज हम पीछे जाकर तो नहीं देख सकते, है ना, हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि हम पीछे जाकर देखें, लेकिन इन बातों से हमें पता चलता है कि पुराना ज़माना किस तरह का था, लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति कैसी थी। ये बातें दास्तानों से पता लगती है। इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि वो आफ़ियत का एक ऐसा गोशा तलाश करती है जहाँ उसकी तस्कीन और मसरत का सामान मैसर हो और उसके ख्वाबों की ताबीर हो और उसे दुनिया के तफक्कुरात से निजात दिला सकें, और ये ज़रूरत दास्तान पूरी करती है। कितनी खूबसूरत बात है। क्या फरमाते हैं, इंसानी फितरत का तकाज़ा, यानी इंसान का नेचर ऐसा है, इंसान की प्रकृति ऐसी है, उसका तकाज़ा ये है कि वो आफ़ियत का एक ऐसा गोशा तलाश करती है, सुकून का गोशा कहते हैं कोना, एक ऐसा कोना ढूंढती है जहाँ उसे क्या मिले, तस्कीन मिले। तस्कीन कहते हैं तसल्ली को, तस्कीन कहते हैं तसल्ली को, जहाँ उसे तसल्ली मिले, मसरत मिले, मसरत कहते हैं खुशी मिले, मसरत यानी खुशी का सामान, एक ऐसी चीज़ मिले जहाँ उसको तसल्ली मिले और सुकून मिले और क्या मिले, खुशी मिले, उसका सामान मुयस्सर हो, मुयस्सर कहते हैं उपलब्ध हो। अरे कॉमन चीज़ में आप देख लीजिए, आप हाँ पहले लाइन पूरी सुन लीजिए फिर बताते हैं। और उसके ख्वाबों की ताबीर हो, जैसा वो सपने देखा करता है, जिस तरह की सुकून की ज़िंदगी के सपने देखा करता है, एक ऐसी ज़िंदगी इंसान चाहता है। इंसान का नेचर है, इंसान की प्रकृति है, इंसान का दिमाग थोड़े इस तरह की काम करता है। उसे दुनिया के तफक्कुरात, तफक्कुरात दोस्तों बना है फ़िक्र से, फ़िक्र की जमा है तफक्कुरात, फ़िक्र से बना अफ़कार, अफ़कार से तफक्कुरात। तो दुनिया की फ़िक्रों से, दुनिया के टेंशनों से वो क्या हो जाए, कुछ पल के लिए दूर हो जाए, दुनिया से निजात मिल जाए। निजात कहते हैं छुटकारे को, निजात कहते हैं छुटकारे को, कि दुनिया की फ़िक्रों से उसे क्या मिले, निजात दिला सके। और ये ज़रूरत दास्तान पूरी करती है। आज के दौर में क्या है, मोबाइल है, किसी के पास टीवी है और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी अशिया है कि जिससे इंसान अपना मनोरंजन कर सकता है, अपने आप को मसरूफ़ कर सकता है और दुनिया की उन टेंशनों को, उन परेशानियों को एक तरफ रख सकता है। आज के दौर में ऐसा हो सकता है, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना उनके पास पबजी गेम था कि वो पबजी गेम खेल के अपना टाइम पास कर लेते, है ना उनके पास बिग बॉस देखने के लिए टीवी सीरियल्स थे, कुछ भी नहीं था। तो वो लोग टाइम पास किस तरह किया करते थे, तो उनके पास जो सबसे अहम चीज़ हुआ करती थी वो होती थी दास्तान। दास्तान में बिल्कुल माफ़ूक़ुल फ़ितरी काल्पनिक किस्से, काल्पनिक घटनाएँ सुनते करते थे, उससे अपना टाइम पास किया करते थे, वक्त गुजारा करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान जब से पैदा हुआ है, जब तक दुनिया रहेगी, दुनिया का निज़ाम जब तक रहेगा, इंसान की टेंशन है, इंसान की परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं।
वो काम में उलझ जाता है और काम में परेशान महसूस अपने आप को करता है। फिर चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या बड़ा इंसान ही क्यों ना हो, वो अपने मयार के हिसाब से उसकी टेंशन, एक छोटे बच्चे को छोटी टेंशन है लेकिन उसके लेवल पे वो बहुत ज़्यादा है, और बड़े इंसान को बड़ी टेंशन है लेकिन उसके लेवल पे वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इंसान क्या करता है, अपनी ज़िंदगी की टेंशनों को, ज़िंदगी की परेशानियों को, उन हालातों को भुलाने के लिए, उन चीज़ों को थोड़ा साइड में रखने के लिए, उन फ़िक्र अफकार को थोड़ा दूर करने के लिए क्या करता है, अपना मनोरंजन ढूंढता है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा दिमाग को शांति मिले, थोड़ा रिलैक्स फील करे। तो उसके लिए क्या करता है, मोबाइल लेकर बैठ जाता है, कोई गाने सुनता है, कोई पबजी गेम खेलने बैठ जाता है, कोई गेम खेलता है, कोई टीवी चलाकर बैठ जाता है। सबके अलग अलग शौक़ हुआ करते हैं। तो पुराने ज़माने में दास्तान भी एक बहुत अच्छा ज़रिया थी, किसका, मनोरंजन का। क़दीम ज़माने में दास्तान गो शाही दरबार से वाबस्ता हुआ करते थे। क़दीम ज़माना, क़दीम कहते हैं पुराना, प्राचीन ज़माने में दास्तान गो यानी दास्तान कहने वाले शाही दरबार से वाबस्ता हुआ करते। शाही दरबार यानी राजा महाराजाओं के महलों से वाबस्ता यानी मुंसलिक हुआ करते थे, अटैच हुआ करते थे। वो दास्तान सुनाकर बादशाह का दिल बहलाते थे और दास्तान सुनने और सुनाने का रिवाज आवाम में आम था। दास्तान सुनने और सुनाने का जो रिवाज था ये उस ज़माने में आम था। और जो दास्तान कहने वाले हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, राजाओं महाराजाओं को दास्तानें सुनाते थे और राजा महाराजा खुशी से इनको कुछ भी इनाम इकराम दे दिया करते थे। उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ है। माखूज़ बनाया दोस्तों अख्ज़ से, अख्ज़ यानी लिया गया है। उर्दू ज़बान में जो बहुत सारी दास्तानें हैं, कौन सी ज़बान से ली गई है, कौन सी भाषा से ली गई है, संस्कृत से ली गई है। ये दास्तानें अरब और ईरान पहुंची। अरबी और फ़ारसी में उनके तर्जुमे हुए यानी ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के ग़ालिब में नमोदार हुई। ठीक है, ये संस्कृत की जो दास्तानें थी ये देश विदेश घूमकर उर्दू के ग़ालिब में आकर समा गई, यानी उर्दू में लिखी जाने लगी, ट्रांसलेट इसका होने लगा। बेताल पच्चीसी नाम सुना होगा आपने। बेताल पच्चीसी, कलीला दमना, सिंहासन बत्तीसी, तोता कहानी और गुले बकावली वगैरह उसी कबील की दास्तानें हैं। कबील बना है कबीले की, यानी उसी ग्रुप की, उसी समूह की क्या है, दास्तानें हैं। कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो अरब व ईरान में पैदा हुई, हिंदुस्तान आई और यहाँ उनके तर्जुमे हुए यानी ट्रांसलेशन हुआ, उनका अनुवाद हुआ और उर्दू में लिखी जाने लगी। मसलन सबरस और अलिफ लैला वगैरह। अलिफ लैला भी आपने टीवी सीरियल देखा होगा पुराने ज़माने में। अगर आपने 90s का दौर जिया है तो आपको पता होगा अलिफ लैला भी टीवी सीरियल आया करता था, उसमें ये भी एक तरह की दास्तान ही है। ठीक है, सबरस हुई, अलिफ लैला हुई, ये भी उन दास्तानों के प्रकार हैं एक तरह से। उनके अलावा कुछ दास्तान ऐसी भी हैं जो शायद ईरान से आई हों लेकिन हिंदुस्तानी ज़बानी तौर पर सुनाने के दौरान बहुत बदल गईं और उन्होंने मकामी रंग इख्तियार कर लिया। बहुत सी दास्तान ऐसी भी थी जो अरबी ज़बान की थी, बाहर से आई और धीरे धीरे उनका ट्रांसलेशन होने लगा। अरबी फ़ारसी की दास्तानों का ट्रांसलेशन हुआ और वो उर्दू में लिखी जाने लगी और फिर ऐसा लगा कि वो सचमुच उर्दू में ही लिखी गई। इस तरह उनका तर्जुमा किया गया, इस पुरकशिश अंदाज में उनका तर्जुमा किया गया कि ऐसा माना जाने लगा कि ये सचमुच उर्दू में ही लिखी गई है। दास्तान अमीर हमज़ा और ख़ासकर उसकी एक तवील दास्तान तिलिस्म होश रुबा बहुत मशहूर और मकबूल हुई। मीर अमन की बागो बहार भी उसी से माखूज़ थी, लेकिन दरअसल उर्दू की दास्तान बनकर बेहद मकबूल हुई। एक फ़ारसी दास्तान है, उस फ़ारसी दास्तान को आपने क्या किया, उर्दू में ट्रांसलेशन किया। किसने, मीर अमन ने। कब किया, जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब ये जब आपको मीर अमन का चैप्टर पढ़ाएंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और डिटेल में बात बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया, बागो बहार का क्या किया, तर्जुमा किया उर्दू ज़बान में। कुछ दास्तानें जैसे फसाना अजाइब, सुरूश सुखन, रानी केतकी की कहानी वगैरह उर्दू ही में लिखी गई। अब ऐसा नहीं है कि सारी दास्तानों को ट्रांसलेशन ही किया गया, कुछ दास्तानें ऐसी भी है जो डायरेक्टली उर्दू में ही भी लिखी जाने लगी, जैसे फसाना अजाइब हुई, सुरूश सुखन ही और रानी केत की कहानी। ये ऐसी दास्तानें हैं जो डायरेक्ट उर्दू में ही लिखी जाने लगी। ये किताबें अगरचे दास्तानों की तरफ
पुरकमा हुक्का पूरी नहीं उतरती। ये किताबें अगरचे दास्तानों की तारीफ़ पर कमा हुक्का पूरी नहीं उतरती, मगर दास्तानी अनासिर का गलबा होने की वजह से उनको दास्तान ही कहा जाता है। एक दास्तान की कुछ खासियतें हैं, एक दास्तान में कुछ अज्जा पाए जाते हैं, कुछ बातें पाई जाती है कि जिससे वो दास्तान कहलाती हैं। तो ये जो किताबें हैं, ज़रूरी नहीं कि इनमें वो सारी बातें पाई गई हो कि जो एक दास्तान की खसूसियत, एक दास्तान की जो विशेषता होनी चाहिए, वो सारी बातें तो इनमें नहीं थी, पर फिर भी दास्तान का रूप देने के लिए दास्तानी अंदाज में ही लिखी गई थी, तो ये दास्तानों के नाम से ही ये फेमस रही हैं। पंडित रतननाथ सरशार की फसाना आज़ाद नए और पुराने इम्तिजाज की एक दिलचस्प मिसाल है, क्योंकि ये दास्तान के तर्ज पर लिखी गई है, लेकिन इसे नावल ही कहा जाता है। अब एक दास्तान है फसाना आज़ाद, लिखी तो दास्तान के तरीके से, लेकिन फिर भी इसे नावल ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, कुछ ऐसी बातें थी जो इससे साबित नहीं होता था कि ये दास्तान कहलाई जाए। फसाना आज़ाद बहुत ही खूबसूरत दास्तान है। जब आप 11वीं क्लास क्लियर करने के बाद जब आप 12वीं क्लास में जाओगे तो इनका भी चैप्टर आएगा, खोजी एक मुताला। कौन चैप्टर आएगा दोस्तों? खोजी एक मुताला चैप्टर आएगा। फसाना आज़ाद में सरसरी तौर पर यूँ समझ लीजिए, फसाना आज़ाद एक नावल है जिसमें दो किरदार हैं। एक किरदार का नाम है खोजी, एक का नाम है आज़ाद। आज़ाद जो है वो नए ज़माने का इंसान है और खोजी जो है वो पुराने ज़माने का इंसान है, पुरानी रूढ़ी रीति रिवाजों को मानने वाला इंसान है। अब उन दोनों को इस तरह पेश किया गया है कि नावल की कहानी को बहुत मज़ेदार अंदाज में पेश किया गया है, और नवाबों की ज़िंदगी कैसी रही है उन सब बातों को यहाँ पे पेश किया गया है उस नावल में। बहरहाल दोस्तों, दास्तान किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, ये टॉपिक पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इम्तहान में सवाल आता है, दास्तान, नावल और भी अफसाना निगारी, किसी के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए और 5 नंबर का सवाल आता है। तब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको दास्तान ऑप्शन दे दिया जाए तो आप दास्तान के बारे में लिख सको कि दास्तान कहते किसे हैं। शॉर्टली अगर दास्तान को समझना चाहें तो दास्तान एक तवील कहानी को कहते हैं, एक तवील किस्से को कहते हैं। उस किस्से में छोटे छोटे किस्से भी और पाए जाते हैं। एक तसलसल होता है, एक रब्त होता है और बहुत पुरकशिश अंदाज में लिखा जाता है। दूसरी बात, इसमें माफ़ूक़ुल फ़ितर की बातें लिखी जाती है, यानी इसमें काल्पनिक बातें लिखी जाती हैं, जिन, परी, कालीन, चिराग, इस तरह की बातें इसमें ऐड की जाती है। यही दास्तान की क्या है? खुसूसियत है। समझ में आ गई? बहुत ईजी टॉपिक है। अब अगले टॉपिक में आपको मीर अमन और आपके चैप्टर को पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपनी क्यूरीज़ को, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।